हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिवाजी और उनके प्रशासन को मैंने करा दिया था। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा तथा उनसे अंग्रेज़ों से हुए युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। संभाजी महाराज 1680 से 1689 तक शासन करते हैं, लेकिन इनका राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 में होता है। राज्याभिषेक इनकी माता का नाम साईबाई, पिता का नाम शिवाजी, पत्नी का नाम यसुबाई, पुत्र का नाम साहूजी, गुरु का नाम केशव भट्ट और उमा पंडित। केशव भट्ट और उमा पंडित। प्रभाव एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश की। संभाजी के समय में ही जब कवि कलश को सर्वोच्च पद दिया जाता है, जो कि ये उत्तर भारतीय ब्राह्मण थे, तो जो अष्टप्रधान के लोग थे वो नाराज हो गए। कहा जाता है संभाजी किसी को समझते ही नहीं थे, यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी नहीं समझते थे। तो जब तक इनके पिताजी जीवित थे, लगभग 5 से 7 साल तक ये कैद में थे। लेकिन जब इनके पिता का इंतकाल होना था, मृत्यु होना था, शायद कहा जाता है कि उसके पहले ही इनको रिहा कर दिया गया था। पता नहीं शिवाजी जानते थे कि अब वो जाने वाले हैं, या इन पे दया आ गई थी कि पुत्र हैं, उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे। इन्हें रिहा किया गया, और जब इन्हें रिहा किया गया तो जितने बड़े पदाधिकारी थे, जो बंदी जब ये बनाए गए थे, इनके पक्ष में जो नहीं बोला था, तो संभाजी उनसे नाराज ही रहते थे। और इतने में केवल इनका एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि 1689 में औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। अभी मत सोचिएगा कि औरंगजेब का पुत्र अकबर था, अकबर तो हुमायूं का पुत्र था। तो ये अकबर द्वितीय कह लीजिए। एक बार नाम पड़ जाता है तो लोग बार बार नाम रखते रहते हैं। अकबर द्वितीय का संरक्षण दे दिया। वो विद्रोह करके औरंगजेब से भाग आया, और एक गांव है पाली नगर गांव, पाली नगर, यहां पे आकर के संभाजी से मिला। हिंदू शासकों की एक फितरत रही है, चाहे वो नाकारा शासक रहा हो या योग्य शासक रहा हो, अगर किसी ने उनसे संरक्षण मांगी तो वीरोचित भांति उनको संरक्षण देते थे, उसके लिए चाहे क्यों ना उन्हें अपना कुर्बानी ही देना पड़े। संभाजी ने भी वही किया। संभाजी ने अकबर द्वितीय को संरक्षण दे दिया, और इधर संभाजी संरक्षण देते हैं, उधर मुगल सेना आ जाती है मुकर्रब खां के नेतृत्व में। अब मुकर्रब खां आके कहते हैं आपने संरक्षण देकर अच्छा तो नहीं किया। तो संभाजी ने कहा तो क्या कर लोगे? तो बोले तुम्हें भी कैद कर लेंगे और तुम्हारे चहेते कवि कलश को भी कैद कर लेंगे। और दोनों को कैद करके ले जा करके हत्या कर दिया, मार दिया। दोनों को मार दिया। अब इनके सौतेले भाई राजा राम गद्दी पर बैठे। राजा राम गद्दी पर बैठे तो इन्होंने क्या किया कि राजधानी को सतारा से हटा करके दक्षिण में जिंजी में बनाया।
यहाँ पे सतारा था, यहाँ पे जिंजी। ये वही जिंजी किला है जिसे शिवाजी महाराज ने आखिरी विजय के रूप में जीता था। सतारा से राजा राम जिंजी चले जाते हैं जहाँ अपनी राजधानी बनाते हैं, लेकिन सतारा में ही यसुबाई और एक अल्पवयस्क पुत्र साहू जी यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये लोग तो अपने परिवार के सहित भाग जाते हैं, लेकिन यसुबाई और साहू जी को यहीं छोड़ देते हैं। शासन और सत्ता, कहा जाता है सत्ता की गांठें नाखून से नहीं खुलती, तलवार का सहारा लेना पड़ता है। वहीं सत्ता की थाली कोई परोस के नहीं देता, उसे छीन के खाना पड़ता है। तो जिंजी के किला में चले गए, और जब फिर मुगलों का आक्रमण हुआ, औरंगजेब ने फिर भेजा, तब कुछ नहीं मिला, तो यसुबाई को और साहू जी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले गए। औरंगजेब ने इतनी जो है इंसानियत दिखाया कि इन लोगों का कत्ल नहीं किया, बल्कि साहू जी महाराज को राजा की उपाधि दी, साहू जी को राजा की उपाधि दी और एक सूबेदार का पद यानी मनसबदार बनाया। लेकिन कैद में अपने बनाए रखा, कैदी के रूप में इन्हें अपने यहाँ बनाए रखा। ये भी एक चाल होता है, कूटनीतिक चाल होता है राजतंत्र में। यदि किसी देश का राजकुमार आपके कब्जे में है तो वो देश आपके अंडर में होता है, लेकिन स्थिति बदल गई थी। इधर इन्हें ला करके बंदी बनाया गया, उधर राजा राम का रास्ता साफ हो गया। अब वो जिंजी के राजधानी से शासन करने लगे। मुगलों का प्रतिरोध हमेशा लिए रहे। एक बात तो थी मराठों की कि ये मुगल सत्ता से हमेशा युद्ध करते रहे। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई, और अब इनकी पत्नी, जो अति महत्वाकांक्षी पत्नी थी, ताराबाई, इन्होंने शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क पुत्र को अपने शासक बनाया और स्वयं संरक्षिका बन गई। संरक्षिका बन गई और शासन करते हुए मुगलों से प्रतिशोध करती रहीं, यानी युद्ध करती रहीं। लेकिन ताराबाई नहीं चाहती थी कि साहू जी कैद से मुक्त हों। वो जानती थी कि साहू ही मेन उत्तराधिकारी हैं इस राज्य के, और यदि साहू आ गए तो हमारा पुत्र शासक नहीं बन पाएगा। ताराबाई नहीं चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य था ताराबाई का, सौभाग्य था साहू जी का कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें सबसे बड़े पुत्र आजम शाह विजयी हुए और बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बने। और इन्होंने अपने एक चहेते मंत्री जुल्फिकार खां के कहने पर साहू को छोड़ दिया। कहा क्या, ये आप लोग लिख लिए होंगे, माता साईबाई, शिवाजी, यसुबाई, संभाजी का। यहाँ से प्रश्न आएंगे, और ये दोनों बातें इसलिए याद रखिए क्योंकि ये कैद किए गए हैं, इसी से आगे इतिहास बनेगा। यसुबाई और साहू जी। जुल्फिकार खां ने कहा कि बादशाह आलम, यदि आप मराठों को आपस में उलझाना चाहते हैं तो साहू को कैद से मुक्त कर दीजिए। आजम शाह ने कहा, कैसे, उसका मुझे लाभ क्या होगा, क्योंकि वालिद साहब यानी पिताश्री औरंगजेब ने इन्हें बंदी बनाया था
और ये लगभग 16 साल से हमारे यहाँ बंदी हैं। हम इन्हें छोड़ करके क्या लाभ प्राप्त करेंगे? इन्होंने कहा, उत्तराधिकार के युद्ध के समय कई जगह विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है और यदि आप विद्रोह को दबाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो मराठा पे आक्रमण कर सकते हैं, और यदि आप साहू को रिहा कर दोगे तो वहां पे शासक इस समय शिवाजी द्वितीय का है और संरक्षिका है ताराबाई। ताराबाई बहुत बड़ी लड़ाकू प्रवृत्ति थी, शस्त्र की विद्या इन्हें बहुत अच्छे से आती थी, तलवारबाजी में माहिर थी ये। कहा, ये साहू को छोड़ दोगे तो ताराबाई नहीं चाहेंगी कि शिवाजी ना रहे शासक, तो साहू जी में और शिवाजी के सामने होगा युद्ध और वो आपस में उलझ जाएंगे। तब तक हम मौका पा करके अन्य विद्रोह को दबाने में सक्षम हो जाएंगे और फिर मराठों से बाद में हम बदला ले लेंगे। तो चाल तो बेहतर चले थे, लेकिन चाल पड़ गया उल्टा। हुआ क्या? साहू जी को ताराबाई ने भेजा था बालाजी विश्वनाथ, जो एक सैनिक से ज़्यादा कुछ नहीं थे। एक ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ, और ताराबाई के अंडर में एक सैनिक थे, मतलब अच्छे पद पे थे लेकिन सैनिक थे, इनका कोई बहुत बड़ा पद अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे। इनको भेजा गया कि जा करके साहू की स्थिति का पता लगाओ, और बालाजी षड्यंत्र को समझ गए थे कि जो मुख्य सेनापति है मराठा का वो ताराबाई से मिल गया है, ताराबाई से मिल गया है। और बालाजी विश्वनाथ बुद्धिमान तो थे ही, और इनको ये बात भी पता था कि साहू जी रियल उत्तराधिकारी हैं, जनता भी इन्हीं का समर्थन करेगी। लेकिन ताराबाई ने ये र्यूमर फैला दिया कि वास्तविक जो साहू हैं उन्हें औरंगजेब ने मार दिया है, वो जीवित ही नहीं है, और किसी बहुरूपिये को मैं सत्ता नहीं दे सकती। जब ये बात बालाजी को पता चलता है कि षड्यंत्र रचा गया है, और जो कि यशोबाई मृत्यु को प्राप्त हो चुकी होती हैं, तब ऐसी स्थिति में साहू रियल उत्तराधिकारी हैं, वास्तविक ओरिजिनल साहू जीवित हैं भी कि नहीं, जनता में शंका होना लाजमी था। क्योंकि उसके पहले औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को मौत के घाट उतार दिया था, तो लोगों के भरोसा भी नहीं हो रहा था कि अभी तक वो साहू को जिंदा भी रखे थे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ये जा करके स्थिति को समझ गए थे और इन्हें पता था कि वास्तविक साहू जीवित हैं, वास्तविक साहू जीवित हैं। और ये जाते हैं, जब साहू से मुलाकात करते हैं तो सारी स्थिति को बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां वहाँ पे पनपी हैं। लेकिन साहू को भरोसा नहीं होता है कि जो षड्यंत्र के बारे में बालाजी बता रहे हैं, ये षड्यंत्र में स्वयं तो नहीं शामिल हैं, हमें मारना तो नहीं चाहते हैं। आजम शाह ने कुछ सैनिक इनके सुरक्षा के लिए भेजा था। उन सैनिकों ने साहू को बचाने की पूरी कोशिश भी की थी। उन्होंने बालाजी को कैद कर लिया था। बालाजी को कैद कर लेते हैं, लेकिन तभी ताराबाई के माध्यम से इन पे आक्रमण हो जाता है। और जब आक्रमण होता है तो साहू के जो अंगरक्षक थे, मुगलों के द्वारा दिए गए थे, वो लोग लड़ाई तो करते हैं, लेकिन तब तक साहू को समझ में आता है
कि बालाजी बार बार जो कह रहे हैं मुझे खोल दो नहीं तो संकट होगा, तब साहू जी बालाजी को खोल देते हैं और बालाजी साहू जी को बचा लेते हैं और जितने सैनिक जाते हैं ताराबाई के सबको मार देते हैं। और इस बहादुरी और इस विद्वता के साथ साहू की सुरक्षा करते हैं। साहू इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और यहीं पर आगे से इनके पद सर्जित होता है और साहू बन जाते हैं राजा, यानी साहू शासक अब साहू जी महाराज बन गए। साहू जी महाराज जब शासक बनते हैं 1707 में इन्हें छोड़ा जाता है तो ताराबाई खेड़ के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं और इधर बालाजी भी आमने सामने आ जाते हैं और खेड़ के मैदान में युद्ध होता है। ताराबाई पराजित होती हैं और साहू बन जाते हैं शासक। साहू का राज्याभिषेक 1708 ईस्वी में होता है, लेकिन राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, सतारा और कोल्हापुर। कोल्हापुर या कोल्हापुर सतारा से शासक करते हैं साहू जी महाराज और कोल्हापुर से शासन करते हैं शिवाजी द्वितीय। लेकिन कुछ समय पश्चात जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और शासक बनते हैं संभाजी द्वितीय, तब ये वारणा की संधि कर लेते हैं और वारणा की संधि में साहू जी महाराज की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और एक शासक की भांति शासन करते रहते हैं। युद्ध समाप्त हो जाता है। जब खेड़ के मैदान में साहू जी को जिताने में बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा योगदान होता है और राज्याभिषेक जब हो जाता है तब साहू जी एक पद का सृजन करते हैं, सेना करते का पद। सेना करते कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको सेना करते, तो सेना करते ही है। इसका मतलब था कि सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला पदाधिकारी, यानी सर्वोच्च पदाधिकारी, और ये पद दे दिया बालाजी को। बालाजी विश्वनाथ को यह पद प्राप्त हो गया। उसके बाद में 1713 ईस्वी में बालाजी बना दिए जाते। 1708 में बनते हैं सेना करते के पद पे और 1713 में पेशवा बना दिए जाते हैं। और ये पेशवा बनाए जाते हैं कि इन्हीं के बाद से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। यानी जब ये पेशवा बनते हैं तब साहू जी महाराज केवल अंतिम रूप से निर्णय लेने वाले के भांति सतारा में रहते हैं और सारा कार्य करने लगते हैं बालाजी विश्वनाथ। यानी पेशवा का पद ताकतवर पद बना देते हैं और कहीं भी युद्ध करने का निर्णय पेशवा का, वैश्विक संधि करने का निर्णय पेशवा का। यानी साहू जी महाराज इन पे इतना भरोसा करके पूरा राजकाठ इनके तरफ से छोड़ करके अपना केवल अंतिम निर्णय के समय जब बालाजी पहुंचते थे तो उसमें हस्ताक्षर कर देते थे। इतना काम रह गया। लेकिन 1720 में बालाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर पेशवा इनके पुत्र बनेंगे, तो पेशवाई अभी आगे पढ़ाएंगे हम। साहू जी महाराज 1707 से 1749 यानी कि वो 42 साल तक शासन करते हैं। उसके बाद उनका पुत्र राजा राम द्वितीय शासन करते हैं 49 से 50 एक साल। वहीं पर संगोला की संधि के माध्यम से वास्तविक नेता पेशवा बन जाते हैं। अब शासक नाम मात्र के भी नहीं रहे, शासक का काम खत्म होता है और पेशवा का कार्य प्रारंभ होता है। यानी अब हम पढ़ेंगे पेशवाओं का इतिहास। पेशवाओं का इतिहास
बालाजी विश्वनाथ प्रथम पहले पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ जब मराठा सेना में आए थे तो उस समय मराठा सेनापति धन्नाजी जादव थे और धन्नाजी जादव मराठा कुर्सी के वफादार थे। कुर्सी के वफादार थे और धन्नाजी जाधव के नेतृत्व में ही बालाजी विश्वनाथ ने अपनी सेवा शुरू किया था। लेकिन जब धन्नाजी जाधव की मृत्यु हो गई और सेनापति बने इनके पुत्र चंद्रसेन जाधव, चंद्रसेन जाधव सेनापति बने तो सेनापति बनाया कौन था? ताराबाई। तो इनकी वफादारी किसके प्रति रहेगी? ताराबाई के प्रति। और ताराबाई ने इनको बनाया तो वफादारी भी ताराबाई के तरफ दिखाए। जब चंद्रसेन जाधव ताराबाई से मिल गए तो बालाजी विश्वनाथ को मिल गया मौका अपनी प्रतिभा को निखारने का भी और आगे बढ़ने का भी। बालाजी विश्वनाथ को एक प्रतिनिधि के भांति भेजा गया था कि जाके आप देखिए कि साहू ओरिजिनल हैं या नहीं हैं, वास्तविक साहू जीवित भी हैं या नहीं। ताराबाई को यह लगा था कि बालाजी विश्वनाथ हमारे ही प्याले हैं, ये आकर के वही संदेश सुनाएंगे जो हम सुनना चाहते हैं। बालाजी विश्वनाथ में इतने गुण थे कि ये कई हुलिया बना लेते थे। इनको पहचान पाना मुश्किल हो जाता था और कई बार ये मुगलों को चकमा दे चुके थे हुलिया बनाकर। कई गोपनीय सूचनाएं ताराबाई को ला करके देते थे तो ताराबाई ने इन पे भरोसा करती थी। तो इनको लगा था कि साहू जी को मारने में बालाजी विश्वनाथ हमारी मदद कर देंगे। और ये जब जाते हैं और साहू जी को लाते हैं तो इस साहू को सारी बातें पहले ही बता देते हैं बालाजी विश्वनाथ। लेकिन साहू को भरोसा नहीं होता है कि उनके राज्य के लोग उनको क्यों मारना चाहेंगे और वो बालाजी को कैद कर लेते हैं। लेकिन जब बालाजी को कैद कर लिया जाता है तभी ताराबाई आक्रमण करवा देती हैं साहू पे आक्रमण करा देती हैं। और जब साहू जी पे आक्रमण हो जाता है तब बालाजी बोलते हैं मेरा हाथ खोल दीजिए, ये मराठा सैनिक हैं, हम इनसे युद्ध करना जानते हैं। मुगलों की जो भेजी हुई आपके अंगरक्षक हैं ये उनसे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तब साहू जी बालाजी विश्वनाथ को छोड़ देते हैं। बालाजी विश्वनाथ को छोड़ने के बाद बालाजी विश्वनाथ साहू की भी प्राण की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ मुगलों के अंगरक्षकों की भी रक्षा करते हैं। और कहा जाता है कि तलवारबाजी बालाजी विश्वनाथ की इतनी तेज थी कि ताराबाई के सैनिक उनके सामने टिक नहीं सके। और जब बालाजी का जो है साहू जी पे भरोसा हो जाता है तो बालाजी और साहू जी मिल करके आगे बढ़ते हैं। तब ताराबाई स्वयं सैनिक लिए सामने खड़ी होती हैं। लोग स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं और ये युद्ध करने के लिए। खेड़ के मैदान में
युद्ध होता है और ताराबाई पराजित होती हैं। ताराबाई पराजित होती हैं और साहू बन जाते हैं बादशाह, यानी कि राजा बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं। साहू जी के महाराज बनते ही बालाजी विश्वनाथ 1708 से 1713 तक सेना करते के पद पर रहते हैं। सेना करते के पद पर, और 1713 में इन्हें पेशवा बना दिया जाता है और इनका नाम हो जाता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। यह प्रथम पेशवा बनते हैं। जब ये पेशवा बना दिए जाते हैं तब इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। माना जाता है कि साहू जी इन पे इतना भरोसा करते थे कि अब वो शासन का पूरा बागडोर बालाजी को दे दिए थे और केवल सतारा के किले में ही रहते थे, मात्र हस्ताक्षर करने के लिए इनकी आवश्यकता होती थी। बाकी सारा कार्य बालाजी विश्वनाथ देखते थे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ कई युद्धों के साथ मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में योगदान देते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान ये है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1712 में बहादुर शाह की भी मृत्यु हो गई, औरंगजेब के पुत्र और प्रथम उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, तो 1712 में जहांदार शाह शासक बनते हैं। जहांदार शाह बहादुर शाह के पुत्र थे। बहादुर शाह 1707 में शासक बनते हैं उनके पिता औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लेकिन 1712 में जब इनकी मृत्यु होती है तो जहांदार शाह शासक बनते हैं। लेकिन जहांदार शाह 1713 में इनका भतीजा एक है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 में जहांदार शाह को मार देता है और शासक बन जाते हैं। किसके माध्यम से? सैयद बंधु के माध्यम से। सैयद बंधु में एक हैं हुसैन अली और दूसरे हैं इनके भाई अब्दुल्ला खां। अब हुसैन अली और अब्दुल्ला खां शासक बनाने वाले के नाम से जाने जाने लगे। फर्रुखसियर बदतमीजी पे आ गया। ये सैयद बंधुओं को मारने की साजिश करने लगा। तभी हुसैन अली पहुंच जाते हैं मराठा के पास। मराठा में बालाजी विश्वनाथ से कहते हैं कि आप हमसे संधि कीजिए और हमें मराठा सहयोग के साथ मुगल की सत्ता परिवर्तन में सहयोग कीजिए। बालाजी विश्वनाथ को मिल जाता है मौका और 1719 में मुगलों से एक संधि होती है और उस संधि में मुगलों के तरफ से हुसैन अली और मराठा के मध्य हस्ताक्षर होता है और उसमें रफ़ी उद दर्जात यानी फर्रुखसियर को हटा करके
रफी उद दर्जात को शासक बनाए जाने की बात होती है और इसमें यह कहा जाता है कि बादशाह को साहू के द्वारा विजित सभी क्षेत्रों को मान्यता देना होगा और साहू को सभी क्षेत्रों का स्वामी मानना पड़ेगा। उन क्षेत्रों में चाहे मुगल का क्षेत्र जीता गया हो चाहे किसी और का, ये मानते हैं। हाँ, हुसैन अली कहते हैं जैसा कहोगे वैसा होगा, मान्यता दिया गया। जितने बड़े क्षेत्र को साहू के द्वारा जीता गया था, साहू के समय में बालाजी के द्वारा, उस सभी क्षेत्रों का स्वामी साहू को मान लिया गया। और रफ़ी उद्दरजात को शासक बनाए जाने की बात भी उन्होंने कह दी। तो हुसैन अली कहते हैं कि महोदय, आपने हमसे तो मांग लिया, साथ ही साथ इतना ही नहीं कि जितने बड़े क्षेत्र साहू के हैं उसको मान्यता, और साथ ही साथ दक्षिण के 6 प्रांत जो मुगलों के हैं उनसे चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के दायित्व भी मराठों को दिया जाए। हुसैन अली कहते हैं हमारे जान से बड़ी कीमत तो आप नहीं मांग रहे हैं, जाओ, दिया गया। अब मुगलों के द्वारा जो संधि किया गया, उस संधि के तहत साहू जी यानी बालाजी विश्वनाथ के द्वारा जीते गए सारे प्रांतों की मान्यता दे दी गई। साहू को महाराज चुन लिया गया, साहू को सभी क्षेत्रों का स्वामी मान लिया गया। साथ ही साथ दक्षिण भारत के 6 प्रांत जो 6 सूबा मुगलों के थे, वहाँ से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का जिम्मेदारी भी मराठों के हाथ में आ गया। अब हुसैन अली कहते हैं कि महोदय, हमने तो आपका मांगा सब कुछ दिया, हमारे प्राण की रक्षा कैसे होगी, हमारे लिए क्या करेंगे? तो मराठा के तरफ से कहा गया कि जाओ, 15,000 की सेना, घुड़सवार सेना और साथ ही 10 लाख रुपया हर वार्षिक, 10 लाख वार्षिक हम भेजते रहेंगे और 15,000 घुड़सवार सेना आपकी हमेशा सुरक्षा में तैयार रहेगी। हुसैन अली कहे ठीक है, और इतना करते ही 15,000 की सेना पहुंचती है, फर्रुखसियर को हटा देती है, रफ़ी उद्दरजात को वहाँ का बादशाह बना देती है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ का 1720 में मृत्यु हो जाता है और अब पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जब पेशवा बनते हैं तो कई अन्य सरदार साहू जी से कहते हैं कि महाराज, बाजीराव अभी छोटे हैं, अनुभव में भी छोटे हैं और उम्र में भी छोटे हैं, विद्या कला का शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान उतना नहीं होगा, और जो कि पेशवा का पद देश का सर्वोच्च पद है, तो इस पे अनुभवी व्यक्तियों को किसी में से नियुक्त किया जाए। साहू जी कहते हैं लेकिन फिर भी वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं, एक परीक्षा उनकी लेनी चाहिए, अगर उनमें काबिलियत होगी तो उन्हें बनाया जाएगा, और नहीं तो आप लोगों में से किसी को पेशवा बनाया जाएगा। बाजीराव को पेशवा बनते हुए वहाँ पे कुछ सरदार देखना चाहते हैं और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तभी इनसे परीक्षा ली जाती है शस्त्र की,
और शास्त्र की। शस्त्र के परीक्षा देते हुए बाजीराव कहते हैं, आओ हम मिलकर मुगलों के मुगल रूपी वृक्ष के तने पर वार करते हैं। शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएंगी और मराठा पताका कटक से अटक तक फहरा देंगे। इसमें आगे साहू जी जोड़ते हैं, निसंदेह आप मराठा पताका को हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। उस पार गाड़ देंगे। आप निसंदेह योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये जो कथन है, ये जब शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा दे रहे थे तब बाजीराव ने कहा था। अब बाजीराव मस्तानी मूवी में दिखा दिए हैं कि चीते की चाल, बाजीराव की हाथ, पता नहीं नौटंकी क्या, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने साफ साफ यही बात कही है। मूवी में लोग तोड़ मोड़ के दिखाते हैं, इतिहास को पता नहीं क्या दिखा देते हैं। यानी आओ हम मिल करके मुगल रूपी वृक्ष के तने पर वार करते हैं, शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएंगी और मराठा पताका कटक से अटक तक फहराएंगे। साहू जी जोड़ते हैं इसी में, निसंदेह आप मराठा पताका को हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। यानी प्रथम को 720 में पेशवा बना दिया जाता है। अब इनके समक्ष जो चुनौती होता है वो कई चुनौतियों का सामना करने में माहिर भी होते हैं। बाजीराव बालाजी के पुत्र थे। बहुत ही कम उम्र में शस्त्र और शास्त्र की विद्या वो अपने पिता से पा चुके थे। पहली चुनौती कई युद्धों का रहा, लेकिन निजाम से बार बार मुठभेड़ होता रहा। 7 मार्च 1728 को मुंगी शिवगांव की संधि हुई। उसमें निजाम पराजित हुए थे और इस संधि में निजाम ने मराठों को चौथ देना और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया था। गुजरात में ये निजाम हैदराबाद में है। गुजरात में त्र्यंबक राव मराठा सरदार थे। गुजरात की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का जिम्मेदारी त्र्यंबक राव के पास था, लेकिन ये विद्रोह कर रहे थे। बार बार ये कहते थे हमें मालवा का भी जिम्मेदारी दिया जाए, और जो कि मालवा मराठा को बिना वसूली किए, बिना मराठा के खर्च के वहाँ के सरदेशमुखी और चौथ मराठा के कोष में पहुँच जाता था। बाजीराव को लगा कि ये बहुत नौटंकी कर रहा है।
1731 में बाजीराव ने इन पर सैनिक आक्रमण करके त्र्यंबक राव को मार दिया और पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। पिलाजी अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहे थे, लेकिन बाजीराव ने 1738 में गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। मराठा साम्राज्य में मिला लिया। बुंदेलखंड विजय, निजाम हो गए, गुजरात हो गया, अब बुंदेलखंड की बारी है। यानी बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड जाते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड जो रियासत था वो इलाहाबाद के सूबेदारी में आता था। इलाहाबाद के सूबेदारी में आता था और इलाहाबाद में मोहम्मद खां बंगस जब सूबेदार बने तो इन्होंने छत्रसाल से बुंदेलखंड खाली करने को कहा। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल थे, लेकिन अब छत्रसाल के पास में युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। इन्होंने मराठों से सहयोग मांगा और एक पत्र लिख करके भेजा, जिसे बाजीराव प्रथम ने स्वीकार किया और रक्षा करने के लिए 1728 में पहुंच गए। मोहम्मद खां बंगस को पराजित किया और छत्रसाल को उनके राज्य से सुरक्षित किया। छत्रसाल ने उनके सम्मान में कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर, ये जो जागीर था बाजीराव को निजी रूप में दिया, निजी जागीर के रूप में दिया और साथ ही बहुत ही सोना, चांदी यानी कि आभूषण, ये सब मराठा राज्य के लिए भिजवाया और इनके सम्मान में एक नर्तकी, मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया गया। बाजीराव मस्तानी में मस्तानी को दिखाए हैं कि छत्रसाल की पुत्री है और जाती है वहाँ पे युद्ध करके ज़बरदस्ती मांगती है, बहुत नौटंकी दिखाए हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मुस्लिम नर्तकी मस्तानी एक नर्तकी थी जो छत्रसाल के दरबार में नृत्य किया करती थी, लेकिन जब बाजीराव के सम्मान में मस्तानी को उतारा गया था और कहा जाता है कि ये बात सत्य है कि बाजीराव का मस्तानी से प्रेम हो गया था और इसी प्रेम के अभिभूत होकर के अपने संतुलन को बाजीराव आगे चलकर खो दिए थे और अंत में पगला गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात सत्य है, लेकिन वो 6 साल की पुत्री नहीं थी। विवाह करके वहाँ ले जाना ये सब नौटंकी था, केवल मूवी में उसमें मिर्च मसाला डाला गया था, ऐसा कुछ था नहीं। मुस्लिम नर्तकी थी मस्तानी, उनको पेश किया गया था। यानी बुंदेलखंड का बहुत बड़ा विजय प्राप्त करके मराठा के कोष में अच्छे खासे धन बाजीराव ने दिया था। 1740 में अल्पायु में 40 वर्ष के उम्र में बाजीराव की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर आक्रमण भी 1737 में बाजीराव ने किया था। जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में वो 3 दिन तक रुके। वहां के बादशाह काफी डर गए थे, उनको लगा था सत्ता चली जाएगी। तो दिल्ली में मालवा की सूबेदारी
और 13 लाख का वार्षिक नकद जब मुगलों ने देने का वादा किया तब बाजीराव वहाँ से चल दिए। लेकिन मुगल फिर एक चाल चले। उन्होंने निजाम को आदेश दिया कि बाजीराव को घेर करके वही मार दो। भोपाल के पास में बाजीराव को घेर लिया जाता है और युद्ध होता है जिसमें निजाम फिर पराजित होते हैं और एक संधि करने के लिए बाध्य होते हैं और दुरई सराय की संधि करते हैं। अब संधि में जितना निजाम के पास क्षेत्र था वो सारे क्षेत्रों का जो चौथ और सरदेशमुखी है वो देने को स्वीकार करते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, बनने आए छब्बे, बन गए दूबे, पता नहीं कहाँ बन गए। आए थे मुगल के तरफ से बाजीराव को मारने, अपना ही क्षेत्र गंवा बैठे। वो बाजीराव थे, ये भूल जाते हैं बार बार, हारते भी हैं बार बार भूल जाते हैं। बाजीराव ने 1738 में दुरई सराय की संधि से मालवा, भोपाल, निजाम, हैदराबाद सभी जगह से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य मराठों का होता है कि 1740 में अल्पायु में, यानी मात्र 40 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है और अब इनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। बालाजी बाजीराव भी योग्य पेशवा थे, लेकिन ये अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के ज़्यादा नज़दीक थे। वो बहुत घमंडी था। सदाशिवराव भाऊ कहा जाता है बड़े भाई को, और ये चचेरे बड़े भाई थे बालाजी बाजीराव के। सेनापति का पद सदाशिवराव भाऊ के पास था और ये अपने समकक्ष सरदारों से बहुत ही नफरत करता था, किसी को इज्जत नहीं देता था। लेकिन ये बात बालाजी बाजीराव पता नहीं समझते थे कि समझ उमझ के मूर्ख बनते थे। इनके इसी रवैये से काफ़ी सरदार नाराज थे। लेकिन जब दिल्ली में आक्रमण करके दिल्ली मराठों के कब्जे में आ चुका था, अहमद शाह अब्दाली के जो प्रतिनिधि थे उन्हें हटाया जा चुका था, तब अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव यानी बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी होते हैं, क्योंकि सदाशिवराव भाऊ ना तो किसी से सलाह लिया, ना अपने सेनापतियों को आगाह किया। तो कहा जाता है कि कुछ मराठा सैनिक ही चुपके से निकल गए थे और बाकी हिंदू कोई भी शासक, चाहे जाट हों या चौहान, किसी ने इनका सहयोग नहीं किया और भारत के सारे मुस्लिम अब्दाली की तरफ मिल गए कि मराठा को कुचल दिया जाए। तो वही हुआ। कहा जाता है कि एक व्यापारी के माध्यम से बालाजी बाजीराव को ये जानकारी मिला कि 2 मोती विलीन हो गए, 2 मोती विलीन हो गए। 28 सोने की मोहरें गल गईं और चांदी तथा तांबे की गिनती ही नहीं है कि कितने क्षतिग्रस्त हुए। जब ये जानकारी बालाजी को मिला, 2 मोती का मतलब ये था कि बालाजी बाजीराव के दोनों पुत्र मार दिए गए थे, साथ ही सदाशिवराव भाऊ मार दिए गए थे। 28 सेना के अध्यक्ष जो बड़े बड़े सेनापति थे, धुरंधर थे, अपने अपने युद्ध में माहिर थे, वो मार दिए गए थे।
कुछ इतिहासकारों का कहना कि मराठा राज्य का कोई घर नहीं बचा था जिसके घर से कोई एक मारा न गया हो, और कई लोगों का तो घर सर्वनाश हो गया था। और इस विभत्स रूप को सुन करके ही बालाजी बाजीराव मर जाते हैं। सदमे से वो 61 में ही 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगला पेशवा बनते हैं माधवराव। माधवराव पेशवा बनते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे वसीन की संधि से, यानी बाजीराव द्वितीय बालाजी बाजीराव, यानी आने वाले समय में वसीन की संधि या अन्य संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को मराठों के साथ युद्ध करने का मौका मिलता है और मराठा के साथ युद्ध होता है। बाद में मराठा राज्य को अंग्रेज़ों को द्वारा मिला लिया जाता है। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में यह साबित हो जाता है कि भारत पर अब मराठा राज्य नहीं करेंगे। अहमद शाह अब्दाली को लाभ तो नहीं हुआ इस युद्ध से, कहा जाता है किसी को व्यक्तिगत लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को आगे चल करके राज्य करने का मौका मिला। कुछ इतिहासकारों ने तो यह भी कहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठा जैसा दैत्य मरा तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए कुचल दिया गया। वह नींद में सो गया, बेहोश हो गया, लेकिन जब जागा तब अंग्रेज उसके सामने खड़े थे। यानी युद्ध करने की रणनीति में अंग्रेज़ों ने फिर मराठा को हमेशा के लिए कुचल दिया और हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज्य हो गया। यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में यह युद्ध पराजित हुआ और मराठा में सारे सैनिक लगभग मार दिए गए। और जब उठे तब अंग्रेज़ों ने उन्हें कुचल दिया। अब अंग्रेज और मराठा युद्ध के बाद पेशवा बनते हैं माधवराव। माधवराव को संभालने की कोशिश तो करते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध से उबरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी भी बहुत जल्द ही 1772 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पेशवा बनते हैं नारायण राव। नारायण राव पेशवा बने कि उनके चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर देते हैं। फिर नारायण राव की हत्या के बाद माधव नारायण राव, जो नारायण राव के पुत्र होते हैं, अल्प छोटा सा बच्चा होता है, उसको नाना फड़नवीस के नेतृत्व में पेशवा बनाया जाता है। जब नाना फड़नवीस पेशवा के संरक्षक बन जाते हैं, तब रघुनाथ राव डर के मारे भाग करके सूरत चले जाते हैं और अंग्रेज़ों से सहायता मांगते हैं। यही नर्सरी बन जाती है अंग्रेज़ों का मराठों में हस्तक्षेप करने का एक मौका मिल जाता है। यानी सूरत की संधि 1775 में करके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार कर देते हैं। और इस समय बंगाल का गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर हैं और उन्होंने जब सोचा कि जो संधि किया गया है इसमें क्या क्या परिणाम होगा, तो फिर उन्होंने, जब पहले कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में मराठा पराजित हुए, तो तुरंत कर्नल अपटन को भेज करके एक संधि और पुरंदर की संधि करा दी गई। और पुरंदर की संधि से अंग्रेज़ों ने मराठों के कई क्षेत्र अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उसके बाद फिर पुरंदर की संधि के बाद सालाबाई की संधि होता है। पुरंदर की संधि में कहा जाता है कि अब रघुनाथ राव को मदद नहीं दिया जाएगा, लेकिन चुपके चुपके रघुनाथ राव को मदद दिया जाता है। बाद में फिर सालाबाई की संधि होता है 1782 में, और उसमें माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय पश्चात 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो जाती है और बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों से जा कर के मिल जाते हैं। और अंग्रेज़ों से मिलने के बाद वो संधि करते हैं बेसिन की संधि। अठारह सौ 2 में, और बन जाते हैं पेशवा।
यानी पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वेलेजली। ये फ्रांसीसी का भय होता है कि युद्ध होगा, उसी भय में लड़ा जाता है। इसमें 3 संधियां होती हैं। पहली संधि बेसिन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य हो चुका होता है। दूसरी संधि देवगांव की संधि होती है 1803 में रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के मध्य। और तीसरी संधि होती है सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। यानी कि अब पेशवा यानी मराठा का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका है। अब होगा अंग्रेज और मराठा का तीसरा और अंतिम युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, और युद्ध में भी 3 संधियां यहां भी हुई। पहली संधि हुआ पूना की, जो 13 जून 1817 को हुआ। इसमें बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ। दूसरी संधि हुई ग्वालियर की संधि, जो 5 नवंबर 1817 को हुआ। इसमें सिंधिया और अंग्रेज शामिल हुए। और तीसरी संधि हुई मंदसौर की संधि, जो 6 जनवरी 1818 को हुआ। इसमें होलकर और अंग्रेज शामिल हुए। इसी के बाद में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और 8 लाख का वार्षिक वेतन दे करके कानपुर बिठूर में रहने के लिए पेशवा को भेज दिया। यानी कि यहाँ पे अब मराठा समाप्त हो गया। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा ने अंग्रेजों को शामिल किया और बाजीराव द्वितीय का कठपुतली बनना मराठों का समाप्त होना हो गया। मराठों को समाप्त कर दिया। यानी अब मराठा मात्र पेशवा बन करके, पेंशनर बन करके कानपुर में रहने लगे। और आगे चल करके 1857 में नाना साहब सहयोग करके युद्ध करेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। अब अंग्रेज भारत में राज्य करने लगे हैं, यानी मराठा समाप्त हुआ। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।